हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधानवाद क्या है और संविधान क्या है ना। ये बहुत ही जरूरी क्लास है पेपर सेकंड के लिए, यूपीएससी व यूपीपीएससी में सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर के लिए। और इस क्लास को समझने के बाद आपके अंदर जो संविधान की समझ पैदा होगी ना, वो बहुत ही शानदार होगी, जो आपके मेंस के लिए और प्री के लिए दोनों के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करेगी। तो चलिए आज की क्लास हम पढ़ते हैं। आज की क्लास पढ़ने के पहले बता दें कि बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि संविधानवाद व संविधान है क्या, इसके बीच में क्या संबंध है। तो चलिए इन्हीं सबको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि संविधानवाद क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें, अर्थात संविधानवाद लाने के लिए हमें क्या करना होगा। फिर पढ़ेंगे कि संविधान क्या है ना। फिर संविधानवाद व संविधान में क्या संबंध है, अर्थात क्या एक दूसरे के विरोधी हैं दोनों, क्या एक दूसरे के दोनों समर्थक हैं, हम इनको भी समझेंगे। फिर बाद में पढ़ेंगे कि भारत के संदर्भ में संविधान है कि नहीं है, संविधानवाद है कि नहीं है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि संविधानवाद क्या है। ठीक है, संविधानवाद क्या है। देखिए, संविधानवाद को किसी एक शब्द से नहीं व्याख्या किया जा सकता। ठीक है, और ये कई छोटी छोटी अवधारणाओं का एक प्रकार से समुच्चय है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि संविधानवाद क्या है। तो समझिए कि संविधानवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है। ठीक है, संविधानवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है, अर्थात ऐसा शासन करने का तरीका है जिसमें रूल ऑफ लॉ होता है। रूल ऑफ लॉ। ठीक है, आप समझिए कि शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली है जो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत काम करती है। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है? नियम का शासन, है ना, नियम का शासन। ठीक है, देखिए दो तरह के शासन होते हैं, एक होता है रूल ऑफ लॉ और एक होता है रूल ऑफ मैन, अर्थात व्यक्ति का शासन। व्यक्ति के शासन को मैं पहले समझा दूं क्या होता है। जो एक मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जो कह देगा वैसे ही शासन होगा। ठीक है, वो व्यक्ति बहुत विशेष दर्जे का होता है, बहुत क्या सर्वोच्च होता है, और वो जैसे कह देगा, यहाँ व्यक्ति या एक कोई समूह है, मतलब एक समूह भी आप समझ सकते हैं, एक समूह के लोग या एक व्यक्ति, एक परिवार के लोग जो कह देंगे वैसे ही शासन होगा। जैसे मान लीजिए राजतंत्र, राजा जो कह देगा वही शासन होगा, राजा जो कह देगा वही नियम हो जाएगा, है ना। तो राजा क्या है? नियम से ऊपर, पहले राजा, फिर वो बनाएगा नियम और उसी के द्वारा होगा शासन। ठीक है, तो इसको कहते हैं रूल ऑफ मैन, है ना। और इसी को बोलते हैं क्या, एक प्रकार से आप समझ लीजिए, इसी को बोलेंगे अधिनायकवाद। ठीक, अधिनायकवाद, जहां किसी एक ही आदमी का या किसी एक ही ग्रुप का पूरा क्या है, पूरा शासन है। पहले वो संगठन होगा, पहले वो संगठन या व्यक्ति या समूह होगा, फिर वो कुछ नियम बना देगा और फिर उससे शासन होगा। लेकिन इसके इतर क्या होता है? रूल ऑफ लॉ। यहां पर सबसे ऊपर क्या होता है? लॉ होता है, फिर उसके अंतर्गत सब कोई आते हैं। ठीक है, लॉ से बढ़कर कुछ नहीं होता, कानून से बढ़ा कुछ नहीं होता, चाहे वो फिर कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, उसके ऊपर क्या है? रूल है। वो सब एक रूल के अंतर्गत शासन कर रहे हैं, उसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और नियम का मतलब आप समझिएगा कि तार्किक नियम। ऐसा नहीं कि कोई भी गलत नियम बना दीजिए, अब नियम ही बना दीजिए कि कुछ वर्ग विशेष होंगे, कुछ वर्ग कमजोर होंगे, तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है, व्यवहारिक भाषा में बता रहा हूँ आपको कि इसको रूल ऑफ लॉ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नियम तर्क पे नहीं आधारित है ना। और इसीलिए हमें क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी शासन प्रणाली जो रूल ऑफ लॉ पे आधारित होती है, ठीक है, उसको संविधानवाद कहते हैं, है ना। तो संविधानवाद क्या है? एक ऐसी शासन प्रणाली जो रूल ऑफ लॉ पे आधारित होती है। या आप कह सकते हैं कि संविधानवाद वह विचारधारा है जो ये मानती है कि शासन को रूल ऑफ लॉ पे आधारित होना चाहिए, अर्थात अधिनायकवाद की समाप्ति को ही हम क्या कह सकते हैं? संविधानवाद कह सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा संविधानवाद क्या है। अधिनायकवाद का जस्ट उल्टा। अधिनायकवाद का उदाहरण क्या है? जैसे नॉर्थ कोरिया, वहाँ क्या है? एक ही राजा है ना, वही जो है जो बोल देगा वही कुछ होना है। ठीक है, आप एक ऐसे ही उदाहरण और ले सकते हैं हिटलर को। हिटलर भी सेम ऐसे ही था, फिर बाकी तो हजारों लाखों राजा पड़े हैं, उनके उदाहरण समझ सकते हैं, पर ये दो उदाहरण स्पेसिफिक मैंने आपको इसलिए बताए हैं, अभी इसका आगे महत्व बताऊंगा। तो ये दोनों क्या थे? जैसे मुसोलिनी, ये अधिनायक टाइप के थे, जो कह देंगे वही नियम होगा। ये किसी नियम के अंतर्गत नहीं आते थे, बल्कि पूरी जनता के लिए नियम बनाते थे, तो इसको कहेंगे अधिनायकवाद। और इसका जस्ट उल्टा
क्या हो जाता है, इसका जस्ट उल्टा होता है संविधानवाद। तो आप ये भी कह सकते हो कि संविधानवाद और अधिनायकवाद एक दूसरे के जस्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंटोनिम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें रूल ऑफ लॉ होता है, या ठीक। फिर इसके में एक और शब्द कह सकते हैं, ठीक है। मैंने बार बार कहा इसकी कोई किताबी परिभाषा नहीं कि आप रट लोगे और आपको आ जाएगा। आपको एक समझ होनी चाहिए। बात करते हैं हम लोग, और आप जैसे जैसे मेरे साथ बात करते जाएंगे तो आपके अंदर वो समझ आती जाएगी। तो जैसे ही मैंने पहले क्या बताया कि रूल ऑफ लॉ होता है, अर्थात नियम ही सर्वोच्च होता है, नियम के अंतर्गत सारा शासन होता है, जैसे भारत, ठीक। फिर दूसरी बात आप कह सकते हैं कि संविधानवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें सीमित शक्ति से युक्त, ठीक, जिसमें सीमित शक्ति से युक्त सरकार होती है, सीमित शक्ति से युक्त सरकार, ठीक है। मतलब जो भी शासन प्रणाली, जो भी सरकार शासन कर रही होगी उसके पास सीमित शक्तियां होंगी, ठीक। फिर अब आप समझ रहे होंगे कि सीमित शक्तियों का क्या मतलब है। मतलब वो नियमों से बंधा होगा। ऐसा नहीं कि वो सरकार कुछ भी कर ले, मनमाना काम नहीं कर सकती, तानाशाही नहीं कर सकती। वो क्या करेगी, वो नियमों के अनुरूप ही काम करेगी, नियमों से बंधी होगी। और इसी का उदाहरण आप समझ लीजिए, चाहे यूएसए ले लीजिए, चाहे यूके ले लीजिए, चाहे भारत ले लीजिए। भारत की सरकार क्या संविधान से बंधी हुई है ना, कुछ नियमों से बंधी हुई है ना। उस नियमों के बाहर जाके जब काम करती है तो तुरंत उस काम को अवैध घोषित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अर्थात सरकार मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती, ठीक। तो ये कह सकते हैं कि संविधानवाद वह विचारधारा है जो यह मानती है कि सीमित शक्तियों से युक्त सरकार होनी चाहिए। अर्थात यहाँ कहीं भी सरकार में सीमाएं होंगी, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, इसको बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। यहाँ कहीं भी लिमिटेड गवर्नमेंट होगी तो आप कहोगे संविधानवाद है। मेरी बात समझ में आई। तो संविधानवाद क्या है, यहाँ रूल ऑफ लॉ हो, ये भी बोल सकते हैं एक शब्द, ठीक है। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या, नियमों की सर्वोच्चता, अर्थात नियम सर्वोच्च है, सरकार नहीं सर्वोच्च है, तो सरकार सीमित हो गई। तो इसी को दूसरे शब्द में आप बोल सकते हो कि ऐसा शासन प्रणाली यहाँ लिमिटेड गवर्नमेंट है, तो उस पर बोल सकते हैं कि वहाँ संविधानवाद है। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि संविधानवाद क्या है, संविधानवाद वह शासन प्रणाली है, ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हों, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हों, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हों, है ना। अर्थात नागरिकों के कोई अधिकार को कम या खत्म ना कर पाए। और ये कब होगा, नागरिकों के अधिकार कम नहीं होंगे जब, अच्छा ये बताइए नागरिकों के अधिकार कम कौन करेगा। नागरिकों के अधिकार तो भाई सरकार ही कम करेगी ना। लेकिन जब सरकार खुद सीमित है तो भाई वो नागरिकों के अधिकार कहाँ से सीमित कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अर्थात ऐसी सरकार जिसमें कुछ बंदिशें लगी होंगी वो नागरिकों से उसके अधिकार नहीं छीन सकती। और जब नागरिकों के अधिकार नहीं छीनेंगे तो भाई सुरक्षित रहेंगे। मेरी बात समझ में आई। और इनको फिर आप, जब आपको ये समझ में आए ना, तो आप हिटलर वाला उदाहरण याद रखिएगा। हिटलर में क्या था, नागरिकों के कोई अधिकार सुरक्षित नहीं थे, तो वहाँ अधिनायकवाद था। जबकि संविधानवाद में क्या कहते हैं, सुरक्षित होंगे किसके, नागरिकों के अधिकार। वैसे उधर देख लीजिए कि हिटलर में क्या था, हिटलर में सरकार के ऊपर कोई सीमा नहीं थी, उसको जो करना है वो कर सकती थी। लेकिन संविधानवाद में सरकार के ऊपर सीमा है। तो आप कह सकते हो, मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा आप सबको कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद वह शासन प्रणाली है, ठीक है। यहां पर अरे भाई क्यों नाराज हो गए, ठीक है। संविधानवाद क्या है, वह शासन प्रणाली या वह सरकार का प्रकार, वह शासन प्रणाली, ठीक है, जिसमें क्या हो, रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ लॉ अर्थात नियम ही सर्वोच्च हो। दूसरा क्या हो, सीमित सरकार हो, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट हो, ठीक है। तीसरा क्या था, मैंने क्या बोला था, तीसरा यहां पर नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हों, ठीक है, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हों, अधिकार सुरक्षित हों, ठीक है। तो संविधानवाद की ये तीन खासियत है ना। तो आप कह सकते हो कि संविधानवाद क्या है, संविधानवाद एक आदर्श है। कैसा आदर्श, यहाँ पर इन तीन की उम्मीद की जाती है। यह संविधानवाद एक आदर्श
शासन प्रणाली है, यहाँ पर ये 3 विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक, तो अगर आपसे कभी कोई सवाल पूछ ले प्रीलिम्स में कि संविधानवाद है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ये दे दे, तो आप समझ जाओगे ये तीनों तो होने ही चाहिए। ठीक है, और ये जस्ट किसका उल्टा है? अधिनायकवाद का। तो इस तरह आप समझ में आ गया होगा कि संविधानवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि इन क्वालिटी से युक्त शासन प्रणाली होनी चाहिए। मेरी बात आपको समझ आई? एक प्रकार से संविधानवाद एक पॉलिटिकल वैल्यू है। ठीक है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। तो आप इस तरह से आप समझ गए होंगे कि संविधानवाद क्या है। तो चलिए अब समझते हैं कि संविधानवाद के लिए क्या क्या आवश्यक है। भाई ये सब कब होगा किसी राजनीतिक व्यवस्था में? ठीक है, अब आप लोग दिमाग में ये सोचिए क्या ये सब भारत में है? अभी आगे चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि इसके लिए क्या क्या जरूरी शर्तें हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या क्या शर्तें जरूरी हैं। भाई ऐसा क्या हो जाए कि तभी ये रह पाएगा, है ना? शर्तें या ऐसी कौन सी कंडीशन बन जाए जब संविधानवाद होगा। समझिएगा, मतलब आपसे कहें कि पढ़ाई के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, तो आप कहोगे पढ़ाई के लिए सबसे आवश्यक शर्त है कि पढ़ाई करने का मन हो। दूसरी आवश्यक शर्त है कि कोई एग्जाम आ रहा हो। तीसरी आवश्यक शर्त है कि किताबें हों, है ना? तो ये सब आवश्यक शर्तें हैं पढ़ाई की। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह अब सवाल ये उठता है कि भाई कोई शासन प्रणाली संविधानवाद के अंतर्गत कब होगी? तो उसके लिए आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहली आवश्यक शर्त उसके लिए क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर, है ना? देखिए सेपरेशन ऑफ पावर में मैंने पूरी एक वीडियो पहले ही बना दी थी, है ना? तो अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? जिसमें शक्तियां 3 अंगों में बटी होती हैं और तीनों अंग एक दूसरे को क्या करते हैं? सीमित करते हैं कि तुम कुछ गलत नहीं करोगे। और यही तो क्या था? यही तो था ना, यही तो संविधानवाद है कि जिसमें क्या हो? लिमिट हो कि कोई गलत ना करे। जैसे भारत, अगर संसद कोई गलत काम करती है तो जुडिशियरी उस पर सवाल उठाती है, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही कार्यपालिका जब गलत करती है तो उस पर जुडिशियरी एक्शन लेती है या उस पर विधायिका एक्शन लेती है। तो आपको समझ में आया क्या है सेपरेशन ऑफ पावर? मतलब होता है, ठीक है, शक्तियां सीमित करना, है ना? यदि एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां दे देंगे तो क्या होगा? कोई सीमा ही नहीं रह जाएगी। जब सीमा नहीं रहेगी शक्तियों की तो हिटलर बन जाएगा और अधिनायकवाद आ जाएगा, संविधानवाद खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा सेपरेशन ऑफ पावर पहली शर्त है। यदि किसी देश को संविधानवाद लाना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो सेपरेशन ऑफ पावर करे, अर्थात शक्तियों का पृथक्करण करे। चलिए फिर दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट, है ना? ये इसी का देखिए एक पार्ट है। इसका ये मतलब है कि जो भी सरकार है वो जवाब दे। अगर किसी काम को किया है और काम सही हुआ कि गलत हुआ, उसके बारे में जवाब देना होगा। अब हिटलर से तो कोई नहीं पूछेगा जवाब कि भाई आपने ये किया, इसका जवाब दीजिए। हिटलर उसको मरवा देगा। लेकिन जो सीमित गवर्नमेंट है उससे सवाल पूछा जाता है। आप देखते होंगे कि संसद में सांसद जो मंत्री होते हैं उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई आपने ये किया, ये क्यों किया, है ना? तो फिर मंत्री को जवाब देना पड़ता है। तो मेरी बात समझ में आई? रिस्पॉन्सिबल अर्थात जिम्मेदार सरकार होगी। हिटलर की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको तो जैसे रहना होगा रहेगा, राजा को जैसे रहना होगा रहेगा। लेकिन लोकतंत्र में नहीं ऐसा होता। ठीक, तो यहाँ संविधानवाद होगा, वहाँ की सरकार लिमिटेड होगी और लिमिटेड होगी अर्थात उसकी सीमित शक्ति होगी, तो भाई उससे सवाल पूछा जाएगा। तो पहली एक शर्त है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। दूसरी एक शर्त है कि क्या? रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल होना चाहिए गवर्नमेंट। ठीक है, अकाउंटेबल मतलब यही देखिए ये दोनों सवाल किसके लिए हैं? ये दोनों हैं लिमिटेड गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जिससे आप सवाल नहीं पूछ सकते, तो भाई वो कोई सीमित ही नहीं रहेगी, वो सीमित हो जाएगी। तो ये दोनों विशेषताएं एक सीमित सरकार के लिए जरूरी है और संविधानवाद की पहली शर्त है सीमित सरकार। तो ये दोनों शर्तें क्या करता है? सीमित सरकार बनाता है। फिर अब इसमें क्या है? पॉपुलर सोवरेनिटी अर्थात जनता के पास सब क्या होना चाहिए? जनता के पास संप्रभुता होनी चाहिए, ना कि सरकार के पास। सरकार अगर संप्रभु हो जाएगी अर्थात सारी शक्तियों के मालिक सरकार हो जाएगी, तो फिर क्या? जब सारी शक्तियों की मालिक सरकार है तो अनलिमिटेड, है ना? लेकिन अगर सारी शक्तियों का मालिक कौन होगा? नागरिक होगा। तो नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार फिर सीमित रहेगी और वो क्या करेगा? संविधानवाद को लाएगा। ठीक, वैसे ही रूल ऑफ लॉ, मैंने आपको बताया कि रूल ऑफ लॉ एक आवश्यक शर्त है। यदि रूल ऑफ लॉ नहीं होगा अर्थात जो सरकार हो नियमों से नहीं चल रही होगी, जबकि नियम बना रही होगी और बस
उसके लिए कोई नियम नहीं होगा, अर्थात उसके लिए कोई सीमा नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगी, तो फिर असीमित हो जाएगी। तो मेरा कहने का बार बार मतलब है कि संविधानवाद से तात्पर्य एक लिमिटेड गवर्नमेंट से है जो सरकार सीमित शक्तियों से युक्त हो, है ना। और वही कह सकते हैं दूसरा पहलू कि संविधानवाद से मतलब ऐसा है यहाँ नागरिकों के पास भी अधिकार हो। ठीक, जब नागरिकों के पास अधिकार होंगे तो सरकार अपने आप सीमित हो जाती है। हाँ, आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, अब तानाशाही में तो ये सब नहीं होता ना। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का क्या मतलब है, ठीक है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका। अब आप कहोगे ये क्यों जरूरी है भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो कैसे काम की जांच होगी, है ना। अगर मान लो भारत की जो न्यायपालिका है उस पर भारत, ठीक है, मोदी जी पूरा क्या कर ले, कब्जा कर लें, तो फिर मोदी जी के किसी काम का मूल्यांकन कर पाएगी, अर्थात फिर मोदी जी के पास क्या आ जाएगा, असीमित पावर आ जाएगी, है ना। एक व्यवहारिक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर मान लो जो यहाँ की न्यायपालिका है और न्यायपालिका के पास स्वतंत्रता रहेगी, स्वायत्तता रहेगी, तो किसी भी काम का मूल्यांकन कर सकती है मोदी जी के। और अगर मोदी जी गलत होंगे, अर्थात सरकार गलत होगी, तो हटा दिया जाएगा सरकार को, है ना, या हटा नहीं दिया जाएगा तो उस काम को गलत कर दिया जाएगा। तो ये कब संभव है, जब स्वतंत्र क्या होगी न्यायपालिका। यदि न्यायपालिका ही नहीं स्वतंत्र होगी, अब मान लो एक नियम आ जाए कि जो जज है, जज की नियुक्ति सरकार करे, है ना। अगर मान लो ऐसा आ जाए कि जज की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हो, तो मुझे आप ये बताइए कि कोई जज प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, नहीं बोलेगा। प्रधानमंत्री के कामों को क्या करेगा, हमेशा सही कह देगा। क्यों, क्योंकि भाई उसका माई बाप हो जाएगा प्रधानमंत्री। मेरी बात समझ आ रही, जब माई बाप प्रधानमंत्री हो जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री जो चाहेगा वो करेगा, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं रह जाएगी रोकने वाली, अर्थात कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी, और फिर वही एक असीमित सरकार बन जाएगी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, व्यवहारिक रूप से और वास्तविक रूप से, और नियमों में तो होना ही चाहिए। जैसे मान लो कि अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी जज को हटा सकते हैं, तो आपको लगता है कि कोई जज प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा, कभी नहीं। प्रधानमंत्री की किसी बात को कोई गलत बोलेगा, कभी नहीं, चाहे वो कितना भी गलत कर रहे हो। तो फिर वैसे ही क्या बन जाएगा माहौल, जैसे हिटलर का अधिनायकवाद था वैसे ही भारत में बन जाएगा। लेकिन न्यायपालिका क्या है, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और वो किसी भी काम को जो गलत होगा उसको गलत कर देगी, है ना। इसी तरह क्या इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स का क्या मतलब है, फिर वही सीमित सरकार। सीमित सरकार का क्या मतलब होता है भाई, या तो सरकार सीमित होगी या तो नागरिक सीमित होंगे, ठीक। और एक भी अगर कोई असीमित हो गया तो दूसरा बहुत संकीर्ण हो जाएगा, दूसरे के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो इंडिविजुअल राइट्स का क्या मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। अगर उसके पास अधिकार सुनिश्चित है तो मतलब सरकार सीमित है, क्योंकि सीमित सरकार होगी तभी किसी व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित होंगे। यदि मान लो सरकार ऐसी तानाशाही हो जाए तो किसी के भी अधिकार छीन सकती है। जैसे मान लो कि हिटलर थे, हिटलर के पास असीमित पावर थी, तो क्या कोई हिटलर की बुराई कर सकता था, नहीं कर सकता था। अब जैसे नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में तो आप क्या है, ये हाल है कि आप वहाँ के शासक की बुराई नहीं कर सकते वरना आपको मार दिया जाएगा, है ना। तो ये क्यों है, वहाँ किसी इंडिविजुअल के राइट्स हैं, नहीं राइट्स। वहाँ व्यक्ति कैसी हेयर स्टाइल करेगा, क्या पहनेगा, सब डिसाइड है। क्या टीवी में चैनल देखेगा, वहाँ ऐसा है ना कि अगर दक्षिण कोरिया का आपने कोई सॉन्ग भी सुन लिया, दक्षिण कोरिया का कोई चैनल भी देख लिया, तो आपको क्या है, सीधे सजाए मौत है। मतलब इंडिविजुअल कोई राइट ही नहीं है। क्यों नहीं है राइट, क्योंकि वहाँ की सरकार अनलिमिटेड है, अर्थात अधिनायकवाद है। जबकि आप भारत में देखिए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी सुनिए, ऐसा तो नहीं है। क्यों है, क्योंकि भारत में संविधानवाद है, क्योंकि यहाँ नियम सर्वोच्च है, यहाँ पर सरकार सीमित है, यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि क्या आवश्यक चीजें हैं किसके लिए, संविधानवाद के लिए। तो संविधानवाद के लिए आवश्यक शर्तें समझ गए। अब जैसे ये भी है सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, है ना। सेना में किसका अधिकार होना चाहिए, जनता के द्वारा चुने गए शासकों का, है ना। ये भी एक जरूरी है। जैसे आप देखिए पाकिस्तान में ये चीजें नहीं है, तो पाकिस्तान में क्या, यही एक आप देखते हो, वहाँ लोकतंत्र भी इसी कारण कमजोर है। क्यों, क्योंकि वहाँ की सेना पे कोई नियंत्रण नहीं है जनता का, है ना। तो जब जनता का नियंत्रण नहीं होगा तो जनता क्या हो गई, जनता बहुत सीमित हो गई, और वही सेना विशालकाय हो गई, अर्थात वहाँ की सेना के पास शक्तियाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि उसको कोई लिमिटेशन नहीं रह गई उसके ऊपर। और जब सेना के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं हो जाएगी तो फिर वही क्या करेगा, अधिनायकवाद, अर्थात फिर उस देश में क्या लोकतंत्र नहीं रहेगा। आप इन सब बातों को देखिए, ये सब बातें किसके लिए जरूरी हैं, ये सब बातें जरूरी हैं लोकतंत्र के लिए।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक शर्त है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं कहूं तो इस तरह एक फिगर बन सकता है कि क्या संविधानवाद किसके लिए जरूरी है? संविधानवाद जरूरी है लोकतंत्र के लिए, है ना? क्यों? अब इसको समझिए, लोकतंत्र क्या होता है? यहां पर नागरिक ऊपर हो और उनके से नीचे क्या हो? उसके नीचे सरकार हो, एक प्रकार से ऐसा ही होता है ना। यहां नागरिक सर्वोच्च होते हैं, ठीक है, यही होता है ना लोकतंत्र। और इसके लिए क्या जरूरी है? संविधानवाद, क्योंकि संविधानवाद में क्या होता है? सीमित सरकार होती है। मेरी बात समझ आई? सीमित सरकार होती है। जब सरकार सीमित होगी, अर्थात सरकार के पास जब शक्तियां कम होंगी, तभी तो भाई लोकतंत्र लाएगा। और संविधानवाद के लिए क्या जरूरी है? सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, और मैंने क्या क्या बताया था? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो ये सब जरूरी चीजें हैं ना। तो आप कह सकते हो संविधानवाद के लिए आवश्यक शर्त ये है और लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त संविधानवाद है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि संविधानवाद क्या है। चलिए अब नेक्स्ट कदम पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोगों को पढ़ना था? नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना था कि संविधान क्या है ना? तो चलिए पढ़ते हैं संविधान क्या है। तो आप देखिए, अभी हम ना संविधान जो पढ़ रहे हैं वो भारत के संविधान को नहीं पढ़ रहे, ठीक है? संविधान अभी जो पढ़ना भारत के नहीं, अभी हम एक सामान्य रूप से समझ रहे हैं कि संविधान क्या है। तो देखिए, एक उदाहरण समझिए, बहुत छोटा सा उदाहरण है कि जब आप 5-6 लोग, आप लोग कभी ना कभी रूम पार्टनर रहते होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, है ना? तो जब भी रहते हुए 5-6 लोग, या जब भी 5-6 लोग मिलकर कोई काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उनमें क्या होता है? सबसे पहले उन लोगों में क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई एक है और ये 5 लोग हैं, ठीक है, 4-5 लोग, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ये आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं? आपस में मिलके एक समझौता बनाते हैं, ठीक है। किस चीज का? ये समझौता होता उनमें कि आपस में हम लोग रहेंगे कैसे, है ना? अर्थात आपस में कैसे रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये सब 5 लोग अलग अलग धर्म अपनाते हैं, सबके अलग अलग धर्म हैं, तो फिर ये लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग एक साथ तो रह रहे हैं, पर दिक्कत ये होगी कि पूजा पाठ किस धर्म की होगी। तो इन लोगों ने एक नियम बना लिया कि भाई सब कोई अपने अपने भगवान की पूजा करेगा। तो क्या हुआ? हमने एक आधारभूत नियम बना लिया, आधारभूत नियम बना लिया। किसके तहत? समझौते के तहत, है ना? इन लोगों ने आपस में क्या किया? समझौता किया। और समझौते में क्या होता है? आधारभूत नियम बनाए जाते हैं। अर्थात एग्रीमेंट में क्या करते हैं हम लोग? बेसिक रूल बना लेते हैं। जैसे बनाया इन्होंने कि हम लोग कौन से धर्म की पूजा करेंगे, तो बना लिया कि सभी कोई अपने अपने धर्म की पूजा करेंगे, क्योंकि जब तक इनके बीच में समझौता नहीं होगा तो ये 5 लोग रह ही नहीं पाएंगे। अगर इनको 5 लोगों को साथ रहना है तो कोई ना कोई समझौता करना होगा, और समझौते का मतलब आधारभूत नियम बनाने होंगे कि भाई जैसे मान लो ये रूम के लिए कि भाई घर का काम कौन करेगा, तो इन्होंने नियम बना लिया कि सब कोई, ठीक है, सामान्य रूप से काम करेंगे। मान लो ठीक, मान लो इन लोगों ने नियम बना लिया कि सब कोई क्या करेंगे? सामान्य रूप से कार्य करेंगे, है ना? जैसे सामान्य रूप से कार्य करेंगे। सामान्य रूप से मतलब कैसे? जैसे मान लो किसी ने झाड़ू लगा दी, तो किसी ने खाना बना दिया, तो कोई बाजार से सामान ले आया। अर्थात जो भी काम करेगा सब कोई समान काम करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति को सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो ये भी हो गया कि समानता रहेगी कार्य के बंटवारे में, ठीक। तो एक ये भी आधारभूत नियम हो गया। फिर दूसरा नियम हुआ कि भाई किराया कैसे दिया जाएगा, तो सब लोग ये डिसाइड करेंगे कि सब कोई समान रूप से पैसा देंगे, तो ये भी हो गया किराया देने के लिए, है ना। तो इस तरह क्या हो गए? कई आधारभूत नियम बनाते हैं आपस में रहने के लिए, है ना। जब एक फ्लैट में 3 या 4 लड़के रहते हैं, वो भी नियम बनाते हैं। जब कोई कंपनी खोलते हैं कुछ, तो भी नियम बनाते हैं, है ना। तो किसी भी समूह के लोग आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए, है ना, ठीक, आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए या अच्छे से रहने के लिए क्या करते हैं? कुछ
नियम बनाते हैं एक समझौते के अंतर्गत। तो आप मेरी ये बात बताइए कि ये तो 5-6 लोगों की मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है। हम लोग तो एक देश के तौर पर रहने जा रहे थे जिसमें करोड़ों लोग रहेंगे, ठीक। तो यही करोड़ों लोग क्या करते हैं, यही करोड़ों लोग एक समझौता करते हैं, ठीक। अर्थात क्या करते हैं, आधारभूत नियम बनाते हैं, आधारभूत नियम, ठीक है। तो इसी आधारभूत नियमों के संकलन को कहते हैं संविधान। अर्थात संविधान क्या है, संविधान एक, ठीक है, संविधान एक क्या है, संविधान एक समझौता है, ठीक है, सभी लोगों के बीच में। आप देखो हर भारतीयों के बीच में क्या है, संविधान ही है, जिसके कारण हर भारतीय आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। आप देखिए यदि संविधान ना होता तो सबों के बीच में लड़ाई हो गई होती। क्यों? क्योंकि कामों का नहीं बंटवारा था, है ना कोई कार्यों का बंटवारा था, ना कोई अधिकारों का बंटवारा था। लेकिन देखिए सब अपनी अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जिसको जहां घूमना है घूम रहा है, क्योंकि पहले नियम बन गया है। क्या नियम बना, कोई कहीं भी घूम सकता है। ये नियम है ना कि हम चाहे तो महाराष्ट्र में जा सकते हैं, हम चाहे तो मध्य प्रदेश में जा सकते हैं, चाहे तो उत्तर प्रदेश में। क्या था, ये एक सामान्य नियम था। तो मेरी बात समझ में आई। भारत के संविधान में लिखा है ना आर्टिकल 19 में कि आप कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। साथ में 14 में क्या लिखा है, समानता का नियम, ठीक है। 15 में भी लिखा है कि सबको समान रूप से शिक्षा मिलेगी। तो इन सब का क्या मतलब है, ये आधारभूत नियम है। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि एक रूम में अगर रह रहे हैं लोग तो उनके बीच में पहले समझौता हो गया कि समानता का नियम रहेगा, कि सब कोई समान रूप से काम करेंगे, ठीक है, सब कोई समान रूप से किराया देंगे। तो वैसे ही पूरे भारत के लिए भी एक क्या है, समन्वय स्थापित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, एक समझौता किया गया है, और यही समझौता या नियम क्या है, संविधान है, ठीक है। ऐसा नहीं, देखो भारत का संविधान तो बहुत बड़ा है, कई जगह तो बहुत छोटे छोटे संविधान है, जैसे यूएसए में 7 आर्टिकल है मात्र, ठीक है, जो मूल संविधान था। तो इस तरह आपको चीजें समझनी होगी कि संविधान क्या है, संविधान एक दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश के बारे में आधारभूत नियम बनाए जाते हैं। तो आप कह सकते हो संविधान क्या है, संविधान एक संविधान क्या है, संविधान एक क्या है, संविधान एक दस्तावेज है। संविधान एक दस्तावेज है जिसमें क्या, जिसमें आधारभूत नियम होते हैं, है ना। आधारभूत नियम किस संदर्भ में होते हैं, आधारभूत नियम होते हैं शक्तियों का वितरण, कि किसके पास कितनी शक्तियां होंगी, है ना। अधिकार का वितरण, किसके पास कितने अधिकार होंगे, ठीक है। कर्तव्यों का वितरण होता है कि किसका क्या कर्तव्य होगा। जैसे भारत के संदर्भ में आप देखो कि संविधान में लिखा है ना कि राज्य के क्या क्या कर्तव्य होंगे। राज्य के कर्तव्य देखो, डीपीएसपी क्या है, सब वो राज्य के कर्तव्य हैं कि सभी के लिए खाद्यान्न की सुरक्षा होगी, सभी के लिए क्या होगा, समान वेतन की सुरक्षा होगी, सभी के लिए संपत्ति की समान वितरण की सुरक्षा होगी। तो आप देख रहे हैं ना डीपीएसपी पे क्या है, राज्य के कर्तव्य हैं, साथ में अधिकार भी देखो सबके लिखे हैं। देखिए आर्टिकल जो मूल अधिकार है उसमें क्या लिखा है, उसमें नागरिकों के अधिकार लिखे हैं। तो ये क्या है, संविधान हमारा एक आधारभूत दस्तावेज है जिसमें सभी बेसिक नियम लिखे हुए हैं कि देश की कैसी शासन प्रणाली होगी, देश में कैसी संस्थाएं बनेंगी, उन संस्थाओं में क्या शक्तियां होंगी, कैसे काम करेंगी। तो यही सब जो दस्तावेज में लिखा होगा उस दस्तावेज को कहते हैं हम संविधान। अर्थात आप एक ये भी कह सकते हो कि संविधान और क्या है, संविधान एक नागरिक और राज्य के बीच में भी समझौता है ना। तो आप कह सकते हो कि संविधान क्या है, संविधान नागरिकों के बीच में भी समझौता है और साथ में राज्य व नागरिकों के बीच में समझौता है। क्योंकि क्या लिखा है कि हमें राज्य के साथ कैसे हमारा संबंध होगा। आप बताइए कि यही संविधान तो ऐसा है ना, यही संविधान क्या करता है, यही संविधान तो बताता है कि राज्य और नागरिक के बीच में क्या संबंध होंगे, राज्य और नागरिक के बीच में क्या संबंध होंगे, है ना। इसी संविधान ने तो हम लोगों को अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने का अधिकार, जैसे हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, हमारे पास किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, है ना, हमारी संस्कृति का अधिकार। तो ये सब अधिकार जो मिले हैं तो हमें क्या है, ये राज्य के साथ हमारा संबंध स्थापित कर रहे हैं। अर्थात राज्य हमारा इन अधिकारों को नहीं छीन सकता,
आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो ये क्या है, एक राज्य के और नागरिक के बीच में समझौता है ना, कि राज्य मेरे अधिकार नहीं छीनेगा, मैं चाहूँ तो किसी की बुराई करूँ, लेकिन राज्य इसमें कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये पहले से समझौता हो गया है मेरा राज्य के साथ। क्यों? राज्य को मैंने पहले से ये बात कह दी है कि भाई तुम मेरे बोलने में कोई रोक टोक नहीं लगाओगे, तो यही तो समझौता हुआ है ना। तो आप कह सकते हो कि संविधान क्या है, राज्य व नागरिकों के बीच में एक समझौता है जिसमें राज्यों के कर्तव्य व अधिकार डिसाइड रहते हैं और नागरिकों के कर्तव्य अधिकार डिसाइड रहते हैं। आपको उदाहरण मैंने बताया, डीपीएसपी राज्य के कर्तव्य ही है ये, ठीक है। साथ में क्या बताया, नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ठीक है। तो आप समझ रहे, और राज्य को भी दिए गए हैं अधिकार, ठीक है। जैसे क्या, लोक व्यवस्था के नाम पे रोक लगा सकता है ना। हर आर्टिकल में देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे 15(2), 16(2), ठीक है। तो इस तरह क्या है, राज्य को भी अधिकार है, नागरिकों को भी अधिकार है, राज्य को भी कर्तव्य है, नागरिकों को भी कर्तव्य है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि संविधान एक समझौता है राज्यों के और नागरिकों के मध्य में, या संविधान एक समझौता है नागरिकों के मध्य में, ठीक है। और इसी के कारण हम एक देश के रूप में आज चल रहे हैं, है ना। इसलिए कहा जा सकता है कि संविधान से पवित्र ग्रंथ कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप आज कहीं भी घूम सकते हो ना, और कहीं भी आप घूम रहे हो, कहीं भी कमा रहे हो, तो इसी के कारण है। यही कह सकते हो, इसी संविधान ने हम सबको ये अधिकार दे रखा है जो आप आज़ादी का आनंद ले रहे हो। एक सवाल करिए नॉर्थ कोरिया वालों से जिनके पास ये संविधान नहीं है। यही संविधान न होने के कारण वो अपने मन का चैनल नहीं देख सकते, अपने मन का कार्टून नहीं देख सकते, अपने मन की मूवी नहीं देख सकते, अपने मन की किताब नहीं पढ़ सकते, ठीक है, इसी के कारण। और जो आप लोग आनंद ले रहे हो जीवन का, है ना, एक नागरिक के तौर पे, तो यही है। इसीलिए इसका सम्मान करना सीखिए और इसको समझिए, इसको पढ़िए, मात्र एग्जाम के लिए नहीं, ठीक है, इसको दूसरे एक व्यापक संदर्भ में भी पढ़िए। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं, एक सवाल मन में ये आता है कि संविधानवाद और संविधान में क्या संबंध है, ठीक है। संविधानवाद व संविधान में क्या संबंध है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि संविधान क्या है, आधारभूत नियम, ठीक है, लेकिन और संविधानवाद भी बता दिया कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद एक जीने का तरीका है, एक शासन प्रणाली है, ठीक है, ये मात्र नियम है और ये उसका एप्लीकेशन है। अब सवाल आता है कि इन दोनों में क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं सबसे पहले तो भारत का, ठीक है। यहाँ पर दोनों हैं, भारत ले लीजिए, ठीक है, संविधान भी है और संविधानवाद भी है। भारत में आप देखिए कि भारत देखिए आप, भारत में क्या है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, ठीक है, ठीक है। भारत में संविधान भी है और संविधानवाद भी है। बात समझ में आई कैसे? आप देखिए, भारत का संविधान तो अभी मैंने दिखाया आपको, साथ में संविधान में वो सब उल्लेख है जो संविधानवाद के लिए जरूरी है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, सब है ना, ठीक। जो मैंने आपको आवश्यक शर्तें बताई थी संविधान की, वो सब भारत में है, भारत के संविधान में लिखी है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई कि भारत में दोनों हैं, अर्थात संविधानवाद और संविधान में एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि संविधान क्या है, संविधान साधन है, संविधान साधन है और संविधानवाद साध्य है। साध्य मतलब आप समझिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पढ़ाई मेरा साधन है और नौकरी पाना मेरा साध्य है। तो वैसे ही संविधानवाद क्या है, साध्य है, हमारा एंड है, और संविधान हमारा साधन है, अर्थात संविधान के माध्यम से हम संविधानवाद को स्थापित करते हैं। और ये भारत इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। और यूएसए भी एक इसका अच्छा उदाहरण, यहाँ दोनों हैं, संविधान भी है और संविधानवाद भी है। चलिए ये हो गया। अब अगला चलते हैं, ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। अब मान लीजिए जर्मनी हिटलर के समय का, जर्मनी हिटलर के टाइम का। अब हिटलर के टाइम वहां संविधान तो था, वहां संविधान था,
क्योंकि वहाँ नियम लिखे थे, बेसिक नियम जो थे वो लिखे हुए थे सब, लेकिन क्या नहीं था वहाँ, संविधानवाद नहीं था। लेकिन ठीक, जबकि क्या था वहाँ अधिनायकवाद था। तो आप इसे ये कह सकते हो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि संविधान तो हो पर संविधानवाद भी हो, ऐसा नहीं है। संविधान के होने पर भी वहाँ संविधानवाद की अभाव हो सकता है ना। इसका उदाहरण जर्मनी में हिटलर के समय वहाँ संविधान था पर संविधानवाद नहीं था, वहाँ अधिनायकवाद था। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि संविधान के रहते हुए भी संविधानवाद का अभाव हो सकता है। ऐसे कई देश हैं जहाँ संविधान होंगे, क्योंकि संविधान तो क्या है, संविधान एक दस्तावेज है जिसमें लिखा हुआ है, और लिखा ही अगर गड़बड़ होगा, अगर मान लीजिए यही लिखा कि सारी शक्ति एक व्यक्ति पे होगी, ये तो मान लो जर्मनी ने एक संविधान बनाया अपना, और संविधान में लिख दिया कि सारी शक्ति हिटलर के पास होगी और आने वाले समय में हिटलर के पुत्र के पास होगी, तो बताइए ये संविधानवाद है क्या? जबकि संविधान तो है, क्योंकि संविधान मात्र एक दस्तावेज है, एक समझौता है। उस समझौते में कैसे भी बेसिक नियम हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो नियम संविधानवाद को पाने के लिए हो। मेरी बात समझ में आई? संविधानवाद बहुत बड़ा एक गोल है, एक ब्रॉडर सेंस में टर्म यूज होता है, संविधान छोटा टर्म है बहुत। अब आपको समझ में आ रहा? अब एक और उदाहरण देखते हैं तो पूरी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे एक उदाहरण लीजिए अब यूके, ठीक है, या न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, ठीक है। एक तो मेरी लिखने की आदत बहुत बुरी है, ठीक है, न्यूजीलैंड। अब इन दोनों में क्या अंतर है? सॉरी, अंतर क्या, इन दोनों में क्या है? इन दोनों में संविधान तो नहीं है, इन दोनों में संविधान नहीं है, पर क्या संविधानवाद है कि नहीं है? संविधानवाद है। क्यों? क्योंकि यूके में ना कोई एक ऐसा दस्तावेज नहीं है फिक्स कि उसे संविधान कहा जाए, लेकिन वहां पर क्या, वहां पर कई सारे ऐसे कानून हैं या कई सारे ऐसे नियम हैं या ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी प्रथाएं हैं जिससे वहां शक्तियों का पृथक्करण है, एसओपी है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, और लिमिटेड गवर्नमेंट है, ठीक, ये सब तो है। जबकि वहाँ संविधान नहीं है, बिना संविधान के भी वहाँ पर ये सब शर्तें हो रही हैं। अगर ये शर्तें पूरी हो रही हैं तो वहाँ संविधानवाद है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही कि यूके में या न्यूजीलैंड में बिना संविधान के भी संविधानवाद है, क्योंकि वहाँ कानून है, बेसिक कुछ नियम है, कुछ परंपराएं हैं, ठीक है। वहाँ के लोग इतने बौद्धिक है कि उनको एक कोई दस्तावेज नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। मेनली एक बात ये भी होती है, ठीक, उसको चलिए अगले टॉपिक में भी यहाँ यहीं तक पढ़ाते हैं। तो बस आप इतना समझिए कि बिना संविधान के भी संविधानवाद हो सकता है, संविधान के होने पर भी संविधानवाद नहीं होगा, जर्मनी, ठीक है, और संविधान व संविधानवाद दोनों एक साथ रह सकते हैं, मेरा भारत महान। तो इस तरह मैंने आज आपको पूरा बताने की कोशिश की कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधानवाद के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, है ना, और भारत में क्या संविधानवाद है या नहीं। तो इन सबको आप समझ चुके होंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आए पेपर 2 का तो आप समझ सकते हो, या कोई भी गतिविधि होती है भारत में राजनीतिक रूप से, तो आप ये साथ समझ सकते हो कि संविधानवाद का उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मैं कह दूं, हाल ही के समय में, ठीक है, संसद ऐसे कानून बना रही है जो कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, अर्थात जो नागरिकों के अधिकारों को सीमित करते हैं। तो आप क्या कहोगे? ये संविधानवाद के उल्लंघन कर रही है। या मैं ये कह दूं कि वर्तमान में सरकार ऐसे कानून बना रही है जो नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित कर रही है, तो आप क्या समझ जाओगे? संविधानवाद हमारा इनरिच हो रहा है। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आ गया होगा तो ज़रूर बताइएगा आया है कि नहीं आया। तो चलिए आज फिर विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।